Hello everyone, I am Mannat Sarao and you are watching Law Putra's YouTube channel. So आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सेक्शन 11 ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट। इस सेक्शन की हेडिंग जो आपके बेयर एक्ट्स में गिवन है वो है फैक्ट्स विच आर अदरवाइज नॉट रेलिवेंट बिकम्स रेलिवेंट, विच मीन्स ऐसे फैक्ट जो एक केस के पर्पसेस के लिए इररेलेवेंट है बट वो दो सिचुएशंस में जो इस सेक्शन 11 के अंडर गिवन है उन सिचुएशंस में ऐसे इररेलेवेंट फैक्ट्स भी रेलेवेंट बन जाते हैं। सो इस सेक्शन को डिस्कस करने से पहले मैं आपको एक ब्रीफ बैकग्राउंड में समझाना चाहूंगी कि ये रेलेवेंट फैक्ट इन इशू होते क्या है। हमारे पास बेसिकली दो मेन तरह के फैक्ट्स होते हैं। फर्स्टली फैक्ट इन इशू, ऐसे फैक्ट जो डायरेक्ट कंट्रोवर्सी में हो, लाइक एक पार्टी उस फैक्ट को असर्ट कर रही हो एंड दूसरी पार्टी उस फैक्ट को डिनाई कर रही हो। एग्जाम्पल, एक पार्टी बोल रही है ए ने बी का मर्डर किया है वेराज दूसरी पार्टी बोल रही है ए ने बी का मर्डर नहीं किया है। सो ये हमारे होते हैं फैक्ट इन इशू, जो फैक्ट्स डायरेक्ट कंट्रोवर्सी में हो। एंड दूसरी तरह के हमारे पास आते हैं रेलेवेंट फैक्ट्स, ऐसे फैक्ट्स जो फैक्ट इन इशू से किसी तरह से कनेक्टेड हो। एंड अंडर इंडियन एविडेंस एक्ट हमें यह पता चलता है कि अगर आपको कोर्ट में कोई भी एविडेंस देना है तो आप वो एविडेंस या तो रेलेवेंट फैक्ट के लिए दे सकते हो या फिर फैक्ट इन इशू के लिए दे सकते हो, और आप कोई भी एविडेंस किसी भी अदर तरह के फैक्ट के लिए नहीं दे सकते हो। इसीलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है फैक्ट्स को क्लासिफाई करना कि वो फैक्ट्स रेलेवेंट फैक्ट हैं या फैक्ट इन इशू है या इररेलेवेंट फैक्ट है। सो सेक्शन 11 पे आ जाते हैं। अब सेक्शन 11 यही बात कहता है, ऐसे फैक्ट्स जो अदरवाइज इररेलेवेंट हैं, किसी भी केस के पर्पसेस के लिए वो फैक्ट्स इररेलेवेंट है, बट दो सिचुएशंस, दो सर्कमस्टांसेस जो सेक्शन 11 में गिवन है, उन सर्कमस्टांसेस के अंदर वो फैक्ट्स बन जाते हैं रेलेवेंट। फर्स्ट सिचुएशन जो सेक्शन 11 में गिवन है, जो आपके बेयर एक्ट्स में आप साइड बाय साइड खोल के पढ़ सकते हैं, वो सिचुएशन है द फैक्ट्स which are inconsistent with the relevant facts और fact in issue। बेसिकली ऐसे कोई भी न्यू फैक्ट्स जो ऑलरेडी प्रेजेंट रेलेवेंट फैक्ट और फैक्ट इन इशू के बहुत ही ज्यादा इनकंसिस्टेंट हो मतलब डायमेट्रिकली ऑपोजिट। अगर ये फैक्ट एग्जिस्ट करता है तो हमारा न्यू फैक्ट एग्जिस्ट नहीं कर सकता, और अगर हमारा न्यू फैक्ट एग्जिस्ट करता है तो हमारे रेलेवेंट फैक्ट और फैक्ट इन इशू इनकंसिस्टेंट बन जाते हैं। ऐसे फैक्ट्स जो आपस में कोरिलेट मतलब को एग्जिस्ट कर ही नहीं सकते, इधर न्यू फैक्ट एग्जिस्ट करेगा या ये ऑलरेडी प्रेजेंट रेलेवेंट फैक्ट या फैक्ट इन इशू एग्जिस्ट करेगा। एक एग्जांपल लेते हैं, उससे आपको ये बहुत ही ज्यादा सिंपल एंड क्लियर हो जाएगा। लेट अस टेक एन एग्जांपल कि ए ने बी, लेट अस टेक एन एग्जांपल दैट हमारे पास इशू है, क्या ए ने बी को एक डेफामेटरी लेटर लिखा है, एक ऐसा लेटर जिसमें बी के बारे में बहुत ही गलत बातें लिखी गई हैं, डेफामेटरी लेटर। सो अब कोर्ट को डिसाइड करना है कि क्या ए ने वो लेटर लिखा है बी को, एंड कोर्ट के पास ऑलरेडी रेलेवेंट फैक्ट्स हैं जो ये बताते हैं कि ए ने वो लेटर बी को लिखा है। अब मान लीजिए इसी सिचुएशन में एक नया फैक्ट आ जाता है, ऐसा फैक्ट जो हमें ये बताता है कि ए तो इलिटरेट है, मतलब वह तो पढ़ ही नहीं सकता, उसे पढ़ना लिखना ही नहीं आता। सो ये फैक्ट हमें ये बताता है कि अगर ए इलिटरेट है तो वो लेटर नहीं लिख सकता, और अगर उसने लेटर लिखा है इसका मतलब वो इलिटरेट नहीं है। सो ये न्यू फैक्ट हमें बताता है ए इलिटरेट है, बट ऑलरेडी एग्जिस्टिंग फैक्ट हमें बताता है कि नहीं, ए ने लेटर लिखा है। सो ये दोनों फैक्ट्स अब आपस में इनकंसिस्टेंट हो जाते हैं, दोनों एक टाइम पे एग्जिस्ट कर ही नहीं सकते। देयरफॉर कोर्ट इस न्यू फैक्ट को रेलेवेंट मानेगा। देखा जाए तो इस केस के सिनेरियो में ये फैक्ट इररेलेवेंट था कि ए इलिटरेट है या लिटरेट है, बट इस फैक्ट की प्रेजेंस से ये बात गलत प्रूव हो जाती है कि ए ने लेटर लिखा होगा। देयरफॉर कोर्ट इस न्यू फैक्ट को भी रेलेवेंट मानेगा अंडर सेक्शन 11 सब क्लॉज 1। एक और एग्जांपल लेते हैं। क्वेश्चन है, क्या ए ने बी का मर्डर किया है कैलकाटा में। अब हमारे पास कोर्ट के पास कुछ फैक्ट्स हैं जो ये बताते हैं कि हाँ, ए ने बी का मर्डर कैलकाटा में किया है, बट इसी टाइम पे कुछ न्यू फैक्ट्स मिलते हैं जो ये बताते हैं कि ऑन द डे ऑफ क्राइम, जिस दिन बी का मर्डर हुआ था, ए तो कैलकाटा में प्रेजेंट ही नहीं था,
ए प्रेजेंट था दिल्ली में अपने किसी वर्क रिलेटेड काम से। सो अगर ए दिल्ली में प्रेजेंट था तो ऑब्वियस हो जाता है कि वो उसने बी का मर्डर कैलकाटा में नहीं किया होगा। सो ये दोनों ही फैक्ट्स इनकंसिस्टेंट हो जाते हैं आपस में। या तो ये रेलेवेंट फैक्ट सच होगा कि ए ने बी को मारा है, या ये न्यू फैक्ट सच होगा कि ए तो दिल्ली में था, वो बी को नहीं मार सकता। सो ये कोर्ट का डिस्क्रिशन हो जाता है बाद में डिसाइड करना ऑन द बेसिस ऑफ एविडेंस कि ए ने बी को मारा था या नहीं। बट फॉर द पर्पसेस, अभी के पर्पस के लिए कोर्ट क्या करेगा, दोनों ही फैक्ट्स को रेलेवेंट कंसिडर करेगा और दोनों ही फैक्ट्स पे एविडेंस लेगा। सो ये हमारा होता है फैक्ट्स विच आर इनकंसिस्टेंट विद द रेलेवेंट फैक्ट्स और फैक्ट इन इशू आर इटसेल्फ रेलेवेंट। तो जो अब दूसरी सिचुएशन सेक्शन 11 में गिवन है जब इररेलेवेंट फैक्ट्स रेलेवेंट बन जाते हैं, वो ये है कि द फैक्ट्स विच ईदर बाय देमसेल्व्स और इन कनेक्शन विद अदर फैक्ट्स मेक्स द एग्जिस्टेंस और नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ द रेलेवेंट फैक्ट और फैक्ट इन इशू हाईली प्रोबेबल और इम्प्रोबेबल। डोंट वरी, इस पूरे कॉम्प्लिकेटेड लैंग्वेज को हम बहुत ही सिंपल एग्जाम्पल से समझते हैं। जो सेक्शन 11 का सबसेक्शन 1 था जो हमने अभी डिस्कस किया, उसमें पॉइंट ये था कि न्यू फैक्ट्स बहुत ही ऑपोजिट होते हैं ऑलरेडी एग्जिस्टिंग फैक्ट्स से। बट जो सेक्शन 11 का सबसेक्शन 2 है जो अब हम डिस्कस कर रहे हैं, वो उसका थोड़ा सा माइल्डर वर्जन है। वो बस ये बात कहता है कि ऑलरेडी जो फैक्ट्स एग्जिस्टेंट हैं, रेलेवेंट फैक्ट्स एंड फैक्ट इन इशू, जो न्यू फैक्ट्स हैं वो उनको थोड़ा सा हाईली प्रोबेबल या इम्प्रोबेबल कर देता है उनकी एग्जिस्टेंस को। एक एग्जाम्पल लेते हैं, उससे आपको क्लियर हो जाएगा। पॉइंट है, ए ने बी को फेक करेंसी नोट्स दिए। सो वो फेक करेंसी नोट्स लेने के बाद बी को पता चल जाता है कि फेक है एंड बी सूट फाइल करता है कोर्ट में। नाउ कोर्ट में ए ये कहता है कि मुझे पता नहीं था कि मैंने फेक करेंसी नोट्स दिए हैं बी को। बट बी ऐसा एक फैक्ट लाता है जिससे ये पता चलता है कि ए ने कुछ डेज पहले सी को, डी को, ई को वही फेक करेंसी नोट्स हैंड ओवर किए हैं। सो इस फैक्ट से, ये फैक्ट जो हमें ये बताता है कि ए ने कुछ और लोगों को भी फेक करेंसी नोट्स हैंड ओवर किए हैं, इससे हमें ये बात क्लियर हो जाती है इससे कि ए ने बी को भी फेक करेंसी नोट्स ही हैंड ओवर किए होंगे। सो पहले वाले फैक्ट्स कि ए ने सबको फेक करेंसी नोट्स हैंड ओवर किए हैं, वो इस बात को हाईली प्रोबेबल बना देता है कि ए ने बी को भी फेक करेंसी नोट्स ही हैंड ओवर किए होंगे। सो इस रेलेवेंट फैक्ट को ये न्यू फैक्ट हाईली प्रोबेबल बना देता है इसकी एग्जिस्टेंस को। इसलिए हम इसे कहते हैं सबसेक्शन 2 के अंडर विच द फैक्ट्स विच मेक द एग्जिस्टेंस और नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ रेलेवेंट फैक्ट्स और फैक्ट इन इशू हाईली प्रोबेबल और इम्प्रोबेबल। एक और एग्जाम्पल लेते हैं। ए ने बी के नेम पे एक लीज एग्जीक्यूट करी, मतलब एक लैंड दिया उसको कुछ ईयर्स के लिए यूज करने के लिए। अब क्वेश्चन ये आ गया, क्या वो लीज परपेचुअल इन नेचर थी, परमानेंट इन नेचर थी या टेम्पररी इन नेचर थी? तो बी कोर्ट के सामने ऐसे फैक्ट्स ले आया जिसमें उसने शो किया कि ए ने उस टाइम पीरियड में जितने भी लोगों को लीज ग्रांट की है वो परपेचुअल नेचर की ही ग्रांट की है। सो इससे बहुत ही क्लियर हो जाता है कि ए ने बी को भी परपेचुअल नेचर की ही लीज ग्रांट की होगी। तो ये फैक्ट का एग्जिस्टेंस हाईली प्रोबेबल बन जाता है। सो इसके साथ हमारा खत्म होता है सेक्शन 11 जो कहता है ऐसे फैक्ट्स जो अदरवाइज इररेलेवेंट हो, इन दो सिचुएशंस में जो हमने अभी डिस्कस करी हैं वो फैक्ट्स बन जाते हैं रेलेवेंट।